हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ना शुरू किया और उसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, कौन कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है, और हम लोगों ने सीखा कि हाउस प्रॉपर्टी में किस तरह से एनुअल वैल्यूज़ निकाली जाती है। तो हल्का सा रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 22। तो हमें ये कहता था कि इस चैप्टर में सिर्फ रेंट की इनकम टैक्सेबल होगी। रेंट जो है वो बिल्डिंग का होना चाहिए या बिल्डिंग के साथ जुड़ी ज़मीन का होना चाहिए, खाली प्लॉट का नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा फर्नीचर वगैरह का भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर फर्नीचर का रेंट, सुविधाओं का रेंट और बिल्डिंग का रेंट जुड़ा हुआ हो तो दोनों को अलग अलग कर लो। जितना बिल्डिंग का रेंट है हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी सब सब चला जाएगा अदर सोर्स या पीजीबीपी में। अलग नहीं हो सकता तो सारा का सारा अदर सोर्स या पीजीबीपी में जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि जिस बिल्डिंग का किराया आपको मिल रहा है वो इस चैप्टर में तभी टैक्सेबल होगा अगर आप उस बिल्डिंग के मालिक हैं। ज़मीन के मालिक भले ही आप ना है, लेकिन बिल्डिंग के मालिक होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए कि बिल्डिंग आप अपने बिजनेस के लिए काम लेते हैं तो उस बिल्डिंग का किराया इस चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होता। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसी बिल्डिंग जो आप किराए पे देने का बिजनेस करते हैं तो भी इस चैप्टर के अंदर इनकम नहीं आएगी। इसके अलावा वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड के लिए, स्टॉक इन ट्रेड की तरह आपके पास है, तो उसका किराया भी 2 साल तक हम आपके नाम पे टैक्सेबल नहीं करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टी को टैक्स लगाने के लिए इस चैप्टर में एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। एनुअल वैल्यू दो तरह की होती थी, एक होती थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक होती थी नेट एनुअल वैल्यू। तो हमने पढ़ा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब हम म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं तो वो माइनस करने के बाद नेट नेट एनुअल वैल्यू आती है। नेट एनुअल वैल्यू में से हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं जो इस एनएवी का 30% होता है, और इसका 30% माइनस करने के बाद में हम इंटरेस्ट की डिडक्शन माइनस करते हैं। इतना करने के बाद जो बचता है वो कहलाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारे इस चैप्टर का फाइनल आंसर होता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई। इसके लिए हम सारी कहानी पढ़ रहे हैं। फिर हमने सीखा कि जीएवी कैसे कैसे निकलती है। तो जीएवी कैसे निकलती है उसके लिए हमने लास्ट क्लास में 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जिसको 12 महीने किराए पे दिया गया, 12 मंथ लेट आउट। की वैल्यू कैसे निकालते थे? सबसे पहले लेते थे म्यूनसिपल वैल्यू, कंपेयर करते थे फेयर रेंट से, दोनों में से ज़्यादा लेते थे तो हायर आ गया। हायर वैल्यू को कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड रेंट से, इसमें से लेते थे लोअर। लोअर वैल्यू को कंपेयर करते थे एक्चुअल रेंट से, इसमें से लेते थे हायर। और ये जो होता था ये हमारा आंसर होता था जीएवी। हमने पढ़ा था कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें स्टैंडर्ड रेंट होगा ही नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ तो हम क्या करते थे वहाँ पे हम लेते थे म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट। तीनों में से जो भी ज़्यादा है तो डायरेक्टली तीनों में से हायर वैल्यू ले लेते थे। हायर वैल्यू ही हमारी जीएवी होती। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मान लो किसी क्वेश्चन में म्यूनसिपल वैल्यू दी नहीं हुई, नहीं दी हुई तो जीरो मान लो। अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दिया हुआ, तो अगर म्यूनसिपल वैल्यू नहीं दी हुई तो उसको जीरो मान लेंगे हम। लेकिन फेयर रेंट अगर नहीं दिया हुआ तो उसको कभी भी हम जीरो नहीं मानते। फेयर रेंट को फिर हम मानते हैं एक्चुअल रेंट के बराबर। फेयर रेंट का मतलब है इस प्रॉपर्टी का किराया कितना होना चाहिए, जितना आप एक्चुअल में प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं उतना तो कम से कम होना ही चाहिए, तो वो निकाला जा सकता है। उसके बाद दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जो 12 मंथ आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर ली, जिसमें 12 महीने आप खुद रहते थे। जिसमें 12 महीने खुद रहते थे उसकी वैल्यू हम लोग नील मानते थे, उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से, बिजनेस की वजह से, प्रोफेशन की वजह से दूसरी जगह रह रहे थे मजबूरी में, और इस प्रॉपर्टी में ना तो आप इसका कोई यूज़ कर पाए, ना किराए पे दे पाए, ना आपने इसको सेल्फ ऑक्यूपाई किया। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं हो पाई, खाली रह गई, इसकी वैल्यू भी हम कितनी मानते थे? नील। यहाँ तक का हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमें एक ऐसा केस पढ़ना है जिसके अंदर एक ऐसा पर्सन है जिसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और सबको वो कहता है कि मेरे पास तो ये सब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है जिसके पास में मान लेते हैं दिल्ली में 3 घर है। मैंने नाम दे दिया प्रॉपर्टी 1, 2 और 3। पहली प्रॉपर्टी वो किराए पे नहीं देता, वो कहता है कि मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। प्रॉपर्टी किराए पे दे देता है, लेट आउट हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी किराए पे दे देता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो कोई झगड़ा है ही नहीं। कैसे? जो किराए पे दी हुई है उस पर टैक्स लगेगा, जो किराए पे दी हुई है उस पर टैक्स लगेगा, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी वैल्यू कितनी मान लेंगे? नील। तो यहाँ झगड़ा नहीं है। झगड़ा कब है? जब उसके पास 3 प्रॉपर्टी हैं और वो तीनों को क्लेम करता है कि तीनों की सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लॉजिकली जो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती हैं उनकी वैल्यू नील या जीरो होनी चाहिए, तो इनकी वैल्यू जीरो मानी जानी चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि हम सभी प्रॉपर्टी की वैल्यू जीरो नहीं मानेंगे। इन तीन में से इन्हीं 2 प्रॉपर्टी की वैल्यू जीरो मानी जाएगी। तो हम उस एसएससी से, टैक्स पेयर से पूछेंगे कि भाई साहब इन तीनों में से आप बता दो कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू जीरो मानना चाहते हो।
वो कहता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 मानता हूँ, इसकी 0 मानना चाहता हूँ, तो जिसकी वैल्यू वो 0 मानना चाहता है वो हम 0 मान लेंगे, और उसके बाद में बची हुई जो प्रॉपर्टी है तो हम मानेंगे कि इसको मान लेते हैं किराए पे दिया हुआ है। जिस प्रॉपर्टी को मानते हैं कि किराए पे दिया हुआ है तो वो कहलाती है डीम्ड टू बी लेट आउट, किराए पे दी हुई मानी गई प्रॉपर्टी, तो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब इसको किराए पे दी हुई मान लेंगे और किराए पे दी हुई मान के इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि इसकी जीएवी कैसे निकलेगी, तो बहुत आसान है। इसका सबसे पहले हम निकालते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, कंपेयर करते हैं फेयर रेंट से। तो म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मान लो 1 लाख, फेयर रेंट गिवन है 1,20, दोनों में से लेते हैं हम लोग हायर, दोनों में से हायर ले लिया 1,20,000, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। मान लो स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 80,000, तो 80,000 से कंपेयर कर लो। इसमें से लेते हैं लोअर, लोअर वैल्यू ले ली तो 80,000 आ गई। इस 80,000 को हम कंपेयर करते थे एक्चुअल रेंट से। जो संपत्ति किराए पे दी है उसका तो एक्चुअल रेंट आएगा, लेकिन ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इसको तो रेंट पे दिया ही नहीं था। अगर दिया ही नहीं है तो इसका एक्चुअल रेंट कितना आएगा, 0। कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन करके हायर लेते हैं, हायर आंसर आ गया 80,000। इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और 80,000 पे हम टैक्स लगा देंगे। तो याद कर लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमेशा टैक्सेबल नहीं होती। जितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उनमें से किन्हीं दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है, रिमेनिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 मानते हैं, रिमेनिंग प्रॉपर्टी को लेट आउट मानते हैं और लेट आउट मान के उस पर टैक्स लगा देते हैं। एसएससी चाहे तो हर साल इस ऑप्शन को चेंज भी कर सकता है। पिछली बार उसने बोला कि ये प्रॉपर्टी किराए की मान लो, दो सेल्फ ऑक्यूपाई मानो, तो दोनों की वैल्यू 0 मान ली। अगली बार वो कह सकता है कि इसको जो है ना किराए पे दिया हुआ मानो, इन दोनों को 0 मानो, तो हम ये कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हम सबसे पहले सभी को किराए पे दिया हुआ मान लेते हैं। तो सबको लेट आउट मान लिया, लेट आउट मान के सबकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली। मान लो कि इसकी जीएवी आ गई 1,20,000, इसकी जीएवी आ गई 1,10,000, इसकी जीएवी आ जाती है 1,05,000, सबकी जीएवी निकाल ली। अब इनमें से किसी दो को 0 मानना है, तो आप समझदार हैं, कौन सी दो को मानना चाहिए। जिनकी जीएवी ज़्यादा होती है उनको 0 मान लेते हैं, इसकी ज़्यादा इसको 0 मान लेंगे, इसकी ज़्यादा इसको 0 मान लेंगे। ज़्यादा वाली को 0 मानने से क्या होगा, ज़्यादा वाली को 0 मानने से जो टैक्सेबल प्रॉपर्टी बचेगी उसकी वैल्यू कम होगी, और जितनी कम वैल्यू टैक्स उतना कम। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। आओ इसको चेक कर लेते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हम पढ़ चुके थे, आगे पढ़ना था हमें। अगली प्रॉपर्टी हमारी एनुअल वैल्यू डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको किराए पे दिया हुआ माना गया है। डीम टू लेट आउट में देखो, if more than two properties are so self-occupied या unoccupied that SSC may claim benefit of nil annual value in respect of any two property। तो अगर उसके पास दो से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो की वैल्यू नील क्लेम कर सकता है एट हिज ऑप्शन। उसकी इच्छा है, कौन सी दो की वैल्यू 0 मानता है। द अदर प्रॉपर्टीज वुड बी डीम टू बी लेट आउट, बाकी प्रॉपर्टी को किराए पे दिया हुआ माना जाएगा, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एक्सपेक्टेड रेंट वुड बी द जीएवी, और उस केस में उनका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही जीएवी आएगा। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड रेंट तक का जो किराया है वो जीएवी बन जाएगा। आगे देखो, एनुअल वैल्यू वेयर द प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये तो खत्म हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी गई है, तो देखो स्टॉक इन ट्रेड वाली में तो कोई कहानी है ही नहीं। टोकन ट्रेड प्रॉपर्टी 2 हो, 4 हो, 20 हो, 200, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 2 साल तक, फर्स्ट 2 ईयर्स तक हम उसकी वैल्यू 0 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल पूरा होने के बाद हम उसको टैक्सेबल मानेंगे, तो पहले 2 साल 0 मान लो, 2 साल के बाद आप उसको टैक्सेबल कर दो। टैक्सेबल कैसे करेंगे, किराए पे दिया हुआ मान लेंगे, तो डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे और एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। क्या मैं इसको कह सकता हूँ पार्टली लेट आउट, मतलब कुछ दिन के लिए किराए पे दी हुई, पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट। ऐसी प्रॉपर्टी जो दिन किराए पे दी है और कुछ दिन जो है वो खाली रह गई। मैं देना चाहता था किराए पे लेकिन खाली रह गई। एग्जाम्पल के लिए मैंने किराए पे दिया 12 महीने के लिए, किराएदार 10 महीने बाद खाली कर गया, 2 महीने खाली रह गई। मैं साल की शुरुआत से किराए पे देना चाह रहा था, 3 महीने मुझे किराएदार मिला ही नहीं, 9 महीने ही किराए पे दे पाया, तो ये कहलाती है कुछ दिन किराए पे दी हुई और कुछ दिन खाली रह गई प्रॉपर्टी। इस केस में देखो हम आंसर कैसे निकालते हैं, जीएवी कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो निकालो एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, जैसे पहले निकालते आए थे, कैसे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, हायर वैल्यू को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। ये जो आंसर आया यही एक्सपेक्टेड रेंट है, तो पहले तो ये एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के बाद में उसको कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितने दिन का आएगा, प्रॉपर्टी 12 महीने में से 9 महीने किराए पे दी, 3 महीने खाली रह गई,
तो 9 महीने किराए पे दी, एक्चुअल रेंट 9 महीने का ही आएगा, तो 9 महीने का एक्चुअल रेंट ले लो और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद में हायर वैल्यू लेते हैं तो आपको पता ही है, यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा एक पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा उस पॉइंट पे। देखो लिखा हुआ है इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर, एक्चुअल रेंट के दो ही केस होंगे, या तो एक्चुअल रेंट हायर आएगा या लोअर आएगा। अगर एक्चुअल रेंट लोअर आया देन ई आर गोइंग देन ई आर गोइंग टू वैकेंसी, देन एक्चुअल रेंट इज द जीएवी। इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन ईआर, अगर एक्चुअल रेंट ईआर से कम है, और क्यों कम है, ओइंग टू वैकेंसी, ओइंग टू वैकेंसी का मतलब वैकेंसी के कारण, देन एक्चुअल रेंट इज जीएवी। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, तो इस बात को इस तरह से समझते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल है जिसके अंदर फेयर रेंट जो है वो है महीने का 10,000 रुपये के अंदर, महीने का 10,000 नहीं, साल का ले लेता हूँ मैं, एक साल का 1 लाख, और उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है एक साल की 1,20,000, और उसका जो स्टैंडर्ड रेंट है वो मैं मान लेता हूँ, स्टैंडर्ड रेंट है उसका 1,10,000, और मैं मान लेता हूँ कि उसका जो एक्चुअल रेंट है वो है 8,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन में मैं दो बना लेता हूँ, या तो उसका किराया 8,000 है, पहली बार ये मान लूंगा, दूसरे क्वेश्चन में मानूंगा कि उसका किराया 8,000 नहीं है, उसका किराया 12,000 पर मंथ है। 8,000 पर मंथ या 12,000 पर मंथ, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी की खास बात क्या है, ये प्रॉपर्टी किराए पे दी गई है 8 महीने के लिए, तो लेट आउट 8 मंथ, 8 महीने किराए पे दी गई है, और वैकेंट रह गई, खाली रह गई, वो रह गई 4 मंथ के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि इसकी जीएवी कैसे निकलेगी। देखो इसकी जीएवी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं लेता हूँ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू मैंने ले ली 1,20,000, कंपेयर करूँगा फेयर रेंटल वैल्यू से, वो मैंने ले ली 1,00,000। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू दोनों ले ली, दोनों में से हमें लेना होता है विच एवर इज हायर, इनमें से हायर वैल्यू ढूंढो। हायर वैल्यू आ गई 1,20,000, 1,20,000 अगर हायर वैल्यू आई तो इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है हमारे क्वेश्चन में, 1,10, कंपेयर कर लो 1,10,000 से। इन दोनों में से लेना होता है लोअर, और जो लोअर वैल्यू आती है उसी लोअर वैल्यू को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में से कम ढूंढेंगे तो कम आएगा 1,10,000, ये ले लिया, यहाँ तक की बात हो गई। अब इसको कंपेयर करना है आगे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट देखो कितना आएगा, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन बनाए थे, या तो 8,000 वाला या 12,000 वाला, पहले हम 8,000 वाला सोल्व करें। अगर एक्चुअल रेंट 8,000 महीने का है, प्रॉपर्टी को 8 महीने किराए पे दिया है, 4 महीने खाली रही है, तो एक्चुअल रेंट तो 8 महीने का ही मिला होगा, तो 8 को 8 से गुणा करो, कितना किराया होगा, 64,000। 8 और 8 64,000, 64,000 आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करके आंसर निकालना है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हायर लेते हैं हम हमेशा, हायर आएगा एक्सपेक्टेड रेंट, और वही जीएवी बनेगा, तो वो कितना आ गया, 1,10,000। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी इसको आंसर फाइनल मत मानना, एक और एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में भी ऐसे ही चलेंगे, तो देखो म्यूनसिपल वैल्यू वही 1,20 की 1,20, ये 1,00,000 का 1,00,000 ही आएगा, दोनों में से हायर लेंगे तो 1,20 आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट 1,10 है, लोअर लेंगे तो 1,10 आ जाएगा। यहाँ तक की बात तो सेम है, लेकिन अब हम मानते हैं कि महीने का किराया 12,000 था। अगर 12,000 महीने का किराया था और 8 महीने प्रॉपर्टी किराए पे दी, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 12,8 96, 12,896, किराया कितना मिला, 96,000। दोनों में कंपैरिजन करो, हायर लो, हायर यहाँ भी क्या आया, 1,10,000। तो दोनों में देखो तो जीएवी एक जैसी दिख रही है, लेकिन आंसर दोनों में सेम नहीं आएगा। याद कर लो, जब जब आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आता है, दूसरी भाषा में जब जब एक्चुअल रेंट कम आता है, इसमें ध्यान से देखो, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है, इसमें भी एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट कम है। जब एक्चुअल रेंट कम होता है तो ये ढूंढो कि एक्चुअल रेंट कम क्यों है। एक्चुअल रेंट के कम होने के दो रीज़न होते हैं। दो रीज़न कौन कौन से, पहला होता है कि एक्चुअल रेंट नेचुरली ही कम है, दूसरा है कि एक्चुअल रेंट इसलिए कम है क्योंकि मकान खाली रह गया। कैसे, पहले एग्जाम्पल में देखो, पहले एग्जाम्पल में एक्चुअल रेंट महीने का 8,000 रुपये था, अगर ये 12 महीने किराए पे दे भी देते, एक दिन भी खाली नहीं रहता, तो 12,896 96,000 आता, तो पूरे साल का किराया मिलता मुझे 96,000। और अगर 96 मिलता तब भी ये कम रहता, तब भी वैल्यू क्या आती, 1,10, तो हम 1,10 ही वैल्यू मानेंगे, ये फाइनल आंसर है। लेकिन दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में महीने का किराया 12,000 है, 8 महीने प्रॉपर्टी किराए पे गई इसलिए 96 आया। अगर मैं 12 महीने किराए पे दे देता तो ये 1,44,000 आता, 1,44 आता, तो किराया ये वाला जो है ये जीएवी बनना चाहिए। इसलिए ऐसे केस में हम लोग जीएवी एक्चुअल रेंट को मानते हैं, लेकिन एक्चुअल रेंट 1,44 नहीं लेंगे, एक्चुअल रेंट कितना लेंगे, 96,000।
ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं कि इस केस में एक्चुअल रेंट कम है लेकिन वो वैकेंसी के कारण कम है, तो फिर एक्चुअल रेंट वैल्यू आएगा। और अगर वो वैकेंसी के कारण नहीं, नेचुरली कम है, तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू आएगा। ये तो बात एक हो गई। इसी काम को मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ, ईजी कर देता हूँ, तो आप ईजी करके देख लो। ईजी कैसे करेंगे? ईजी करने का तरीका है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो और उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर लो। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो, एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर लो। एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे आया था 1,10 और दूसरे एग्जाम्पल में भी कितना आया था? 1,10। एक्चुअल रेंट जब कंपेयर करोगे तो एक्चुअल रेंट लेना पूरे साल का, पूरे साल का ले लो। तो यहाँ पे अगर 8 महीने का किराया 8,000 के हिसाब से लिया था, 12 महीने का लो, 12 महीने का कितना आया? 96,000। तो 96 आ गया। यहाँ पे 12 महीने का किराया 12,000 के हिसाब से लोगे तो ये आएगा 1,44,000। ले लिया, दोनों को ले लिया। अब देखो ज़्यादा कौन कौन सा आ रहा है। अगर आपके क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना? 1,10। अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो यही जीएवी है, यही आंसर है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि आपका ज़्यादा किराया एक्चुअल रेंट आ गया, यहाँ पे ज़्यादा कौन सा? एक्चुअल रेंट। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा आ गया तो इसमें से वैकेंसी वापस घटानी पड़ेगी आपको, वैकेंट पीरियड वापस घटाओ। 12,000 महीने का किराया था, 4 महीने घर खाली रहा, तो 48,000 इसमें से वापस घटाओ। 48 घटाओगे तो आंसर आएगा 96, और 96 जो है वो आपका जीएवी बनेगा। तो जो पहला तरीका था आप वो भी देख सकते थे, तो दूसरा तरीका है आप वो भी देख सकते हैं। आंसर पहले वाले केस में आएगा 1,10,000, दूसरे का आंसर आएगा 96,000। जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। चलो, ये भी हमें पता चल गया। अब इसके बाद अगले टाइप की प्रॉपर्टी हमारी, जिसका नाम है प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो 12 महीने में से कुछ दिन, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इतने दिन तो किराए पे दी, लेट आउट। और जो बचा हुआ पीरियड है जैसे 5 महीने, इस पीरियड में हम लोग उसमें खुद रह गए, बाकी पीरियड हो गई ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो 7 महीने लेट आउट है, बाकी टाइम ऑक्यूपाइड है। 6 महीने किराए पे, 6 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है। 10 महीने किराए पे, 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है। या फिर 2 महीने रेंट पे, 10 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है। ये ऐसा ही केस कहलाएगा। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, ये कोई डिफिकल्टी का काम नहीं है। इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। खास बात क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का निकलता है। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हाइयर। हाइयर लेने के बाद में कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। ये निकल गया। लेने के बाद इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट हम उतने ही दिन का लेंगे जितने दिन का किराया मिला। तो एक्चुअल रेंट जितने दिन का है उतने दिन का ले लो। जो भी हाइयर आएगा वो जीएवी है, तो इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? वैल्यू है साल की 1,10,000, फेयर रेंट है साल का 1,20,000, तो विच एवर हाइयर ले लो। हाइयर लिया तो 1,20 आ गया। 1,20 को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट 1 साल का है 1,30,000। हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 को कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट जो है वो महीने का 15,000 है, लेकिन बिल्डिंग को सिर्फ 6 महीने किराए पे दिया गया। 6 महीने ये सेल्फ ऑक्यूपाई रही। 6 महीने का किराया निकाल लो, 90,000 आ गया। दोनों में से हाइयर ले लो, हाइयर 1,20 आ रहा है, 1,20 जीएवी बनेगा। कोई टेंशन परेशानी नहीं है। चलो, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये तो हमारी सारी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी की किस तरह से हम लोग एनुअल वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या होता है? ऐसा किराया जिसको आपको रिकवर करना था, वसूल करना था, लेकिन आप अपने एफर्ट्स के बाद भी उसको वसूल नहीं कर पाए। कैसे? इधर देखिएगा। जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग आपने 12 महीने के लिए रेंट पे दे दी। अब की बार ये खाली नहीं है, आपने रेंट पे दे रखी है। महीने का किराया 10,000 है। अगर महीने का किराया 10,000 है तो आपको महीने का किराया 10,000 मिलना चाहिए था, साल का 1,20 मिलना चाहिए था। लेकिन आपके किराएदार से आपको 10 महीने के किराए की रिकवरी तो हो गई, बाकी आपके पूरे एफर्ट्स के बाद भी 2 महीने का किराया बाकी रह गया, वो नहीं दे रहा किराएदार। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप टैक्स दोगे तो आप 10 महीने के किराए पे दोगे या 12 महीने के किराए पे। इनकम टैक्स ये मानता है कि हालांकि किराया 12 महीने का टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसी कमाई जो पूरे एफर्ट्स के बाद भी आप वसूल नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो एक तरह से बैड डेट हो गई। तो बैड डेट्स की डिडक्शन तो मिलनी चाहिए। इसलिए ये जो अनरियलाइज रेंट होता है, हम इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन दे देते हैं। अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन मिलेगी कहाँ से, उसके लिए पहले गौर कर लो। तो अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे, ये तो समझ में आया। कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू लेते हैं, फेयर रेंट लेते हैं, दोनों में से हाइयर निकालते हैं। हाइयर को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, लोअर निकालते हैं।
लोअर को एक्सपेक्टेड रेंट बोल दिया जाता है, इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं और हायर लेते हैं, हायर को जी दिया जाता है, ऐसा ही करते हैं। इसमें दो ओपिनियन है। पहला ओपिनियन ये है कि अनरिलाइज रेंट एक्चुअल रेंट से घटना चाहिए। तो अगर मान लो कि 1 साल का किराया महीने का 10,000 के हिसाब से 1,20 बनता है, 2 महीने मकान खाली रह गया तो एक्चुअल रेंट 1,20 माइनस 2 महीने का किराया जो खाली नहीं, जो वसूल नहीं कर पाया मैं, तो नॉन रिकवरेबल रेंट 20,000, ये यहाँ से माइनस होना चाहिए और 1 लाख एक्चुअल रेंट आना चाहिए, फिर कैलकुलेशन करनी चाहिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे किराया 1,20 का 1,20 ही आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, लेकिन उसके बाद में जब जीएवी निकल जाती है तो ये जो जीएवी है यहाँ से माइनस होना चाहिए अनरिलाइज रेंट। तो ये दोनों अलग अलग व्यू हैं। किताबों का जो व्यू है वो एक्चुअल रेंट वाला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो खुद का व्यू पॉइंट है, वो जो व्यू पॉइंट है वो ये वाला है। दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह, मैंने नोट्स में दोनों लिखे हैं। चलो, अब अनरिलाइज रेंट की डिडक्शन जब हम मांगेंगे तो अनरिलाइज रेंट की डिडक्शन मांगने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्योंकि क्या होगा, लोग किराया ले लेंगे और किराया लेने के बाद सरकार को बोलेंगे मुझे तो किराया मिला ही नहीं, बैड डेट हो गई, सरकार को बोलेंगे छूट दे दो, सरकार हमेशा छूट नहीं दे देगी। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो किराया है वो वास्तव में बैड डेट है कि नहीं। तो उसके लिए 3-4 शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या हैं वो हमें देखना है। तो देखो, कंडीशंस यहाँ पे चेक करो। पॉइंट का नाम है डिडक्शन फॉर अनरियलाइज रेंट, बिना वसूल होने वाले किराए के लिए छूट कैसे मिलेगी। डिडक्शन फॉर अनरियलाइज रेंट shall be given from the actual rent. However, in income tax returns, डिडक्शन ऑफ अनरिलाइज रेंट इज परमिटेड फ्रॉम जीएवी। मैंने बताया दो व्यू हैं, वैसे तो एक्चुअल रेंट से देते हैं, इनकम टैक्स की किताबों में इनकम टैक्स के जो खुद की वेबसाइट है वो जीएवी में से देते हैं, दोनों देख सकते हो। डिडक्शन शेल बी अलाउड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ये इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन तभी मिलेगी अगर ये शर्तें पूरी होती है। पहला है द टेनेंसी इज बोनाफाइड, इसका मतलब आपने गुड फेथ में अच्छे ऑब्जेक्टिव से सही तरीके से मकान किराए पे दिया था। ऐसा नहीं कर रहे हो आप कि आपने मकान किराए पे दिया ही नहीं और ऐसे ही फर्जी फैला रहे हो कि मैंने किराए पे दे दिया लेकिन किराएदार से किराया वसूल नहीं हो रहा। तो पहला, बोनाफाइड टेनेंसी होनी चाहिए। दूसरा, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड और steps have been taken to compel him to vacate the property। इसका मतलब जिस मकान का किराया आपको नहीं मिल रहा उस मकान से आपने किराएदार को बाहर कर दिया हो। पहली कंडीशन है किराएदारी बोनाफाइड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है जिस मकान का किराया वसूल नहीं हो रहा उससे आपने किराएदार को बाहर कर दिया। तीसरी कंडीशन है कि अगर आप अभी तक बाहर नहीं कर पाए तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसको उस प्रॉपर्टी से बाहर करने के लिए जो भी लीगल स्टेप थे वो लीगल स्टेप भी आपने उठा लिए। ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद अगली कंडीशन है द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। इसका मतलब है कि मान लो आपका ये XYZ मकान था, इसका किराया वसूल नहीं हो रहा, तो शर्तों की वजह से ये मकान तो आपने खाली करा लिया, लेकिन यहाँ से खाली करा के आप ही के दूसरे घर में उसको रख लिया, ये नहीं होना चाहिए। जिस मकान का किराया किराएदार नहीं दे रहा वो भी खाली होना चाहिए, तो भी खाली करा लोगे। और इसके अलावा आपके किसी भी और मकान में वो आदमी किराएदार नहीं होना चाहिए, तो आपकी किसी और प्रॉपर्टी में भी उसका ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए। और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो बकाया किराया है उसको वसूलने के लिए आपने पूरे पूरे एफर्ट्स या पूरे पूरे प्रयास कर लिए हों। और अगर आपने पूरे प्रयास अभी तक नहीं किए या पूरे प्रयास करने के बाद भी किराया वसूल नहीं हुआ तो आपको असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा मैं तो पूरे एफर्ट कर चुका। तो ये देखो यहाँ से ये सारी बात प्रूव हो जाती है। और या फिर आप यूं भी कर सकते हो, कभी कभी क्या होता है कि किराया इतना कम बाकी है कि लीगल एक्शन लेना जस्टिफाइड नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, एक मकान का 1,000 रुपये का किराया बाकी है, पॉइंट ये कहता है कि या तो उसका लीगल एक्शन ले लिया आपने, अब लीगल एक्शन लेने के लिए मान लो कॉस्टिंग आती है 5,000, तो ये तो मूर्खता है ना। 1,000 रुपये का किराया वसूलना है, 5,000 रुपये लीगल एक्शन की कॉस्ट है, अगर मैं लीगल एक्शन ले भी लूंगा तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तो ऐसे में आप असेसिंग ऑफिसर को जाके सेटिस्फाई कर दो कि भाई देखो मैंने ना कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, हालांकि प्रॉपर्टी खाली करा ली है, क्यों नहीं लिया लीगल एक्शन बता दो कि देखो ये लीगल एक्शन लेने की कॉस्टिंग है, आप भी पढ़े लिखे समझदार लोग हो, और मैं अगर वसूल कर भी लूंगा लीगल एक्शन से तो 6 महीने की लीगल प्रोसीडिंग के बाद में 1,000 रुपये का किराया वसूल होगा। तो ये सारी शर्तें पूरी हो जाए तो आपको इस किराए की डिडक्शन मिलेगी। अगर नहीं पूरी हो पाई ये सारी शर्तें तो आपको कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो आपको क्लियर है। अब आप देखो, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ अनरिलाइज रेंट की डिडक्शन के लिए ज़रूरी क्या क्या। पहला, बोनाफाइड टेनेंसी, तो पहला हो गया बोनाफाइड टेनेंसी। दूसरा, टेनेंट है उससे आपने घर वैकेट करा लिया हो। तीसरा, आपकी अदर प्रॉपर्टी में भी वो रेंट पे ना हो। चौथा जो है वो है आपने रेंट की रिकवरी के लिए पूरे स्टेप्स ले लिए हों।
या फिर आप जो असेसिंग ऑफिसर है, इनकम टैक्स अधिकारी है, उसको आप सेटिस्फाई कर दो कि ये स्टेप्स लेना जस्टिफाइबल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। ये सारी शर्तें पूरी होंगी तो अनलाइज रेंट की डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और डिडक्शन हम लोगों को मिला करती थी सीएवी से, वो कौन सी है याद करो। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, उसमें से हम माइनस करते थे म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होता है ये तो मैं आपको पहले बता चुका। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन के लिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दोनों शर्तें पूरी होंगी तो आपको डिडक्शन मिलेगी, दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। पहली शर्त क्या है, म्युनिसिपल टैक्स पेड होने चाहिए। मतलब अगर म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, बकाया म्युनिसिपल टैक्स की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, इट मस्ट बी पेड। और साथ में ये भी देखना है कि जो पेमेंट है वो एसएससी ने खुद किया हो। म्युनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड एंड मस्ट बी पेड बाय एसएससी। किराएदार ने पेमेंट नहीं किया हो, मकान मालिक ने पे किया हो। और ये पेमेंट कब होना चाहिए, तो लॉजिकल है, पेमेंट प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा म्युनिसिपल टैक्स की छूट देते समय कि म्युनिसिपल टैक्स है किस ईयर का, इसको समझो। मान लेते हैं कि अभी ईयर चल रहा है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मान लेते हैं चल रहा है, मान लेते हैं असेसमेंट ईयर चल रहा है 2024-25। असेसमेंट ईयर 2024-25 है तो इससे पहले वाला ईयर प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर चल रहा होगा 2023-2024, 24-25 असेसमेंट ईयर, 23-24 प्रीवियस ईयर। 23-24 प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको कह रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स इस साल का बनता था 18,000, जिसमें से आपने 9,000 पे चुकाया। ठीक है, तो अगर आपको डिडक्शन देनी हो तो कितने की दोगे, 9,000 की दोगे, 18,000 की नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ उतने अमाउंट की डिडक्शन मिलती है जितना पेड है। क्वेश्चन कहता है इस साल कुछ भी नहीं चुकाया तो इस साल कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्वेश्चन कहता है कि आप 3 साल से म्युनिसिपल टैक्स बाकी रख रहे थे, इससे पहले वाले साल का भी 18,000 था जो आपने नहीं दिया, पहले वाले का 18 था वो भी नहीं दिया। जब इस साल का 18,000 था आपने कुछ नहीं दिया तो यहाँ छूट कितनी मिली होगी, जीरो। अगले साल का फिर 18,000 था, पेमेंट नहीं किया तो डिडक्शन कितनी मिली होगी, जीरो। थर्ड ईयर का फिर 18,000 है, लेकिन अब की बार आपने क्या किया, अब की बार तीनों साल का आउटस्टैंडिंग एक साथ पे कर दिया और आपने पे कर दिया 54,000, 54,000। तो हम जब डिडक्शन देंगे जीएवी में से तो पूरे 54,000 की देंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये कौन से ईयर का है। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए ड्यू रेलेवेंस नहीं है कि किस ईयर में ये ड्यू हुआ था, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका एक्चुअल पेमेंट हुआ या नहीं। ईयर ऑफ पेमेंट में डिडक्शन मिलेगी, पूरे अमाउंट की मिलेगी, और इसके साथ साथ एसएससी ने पेमेंट किया होना चाहिए। एक क्वेश्चन माइंड में कई बार आ जाता है कि क्या किसी प्रॉपर्टी की एनएवी, मैं रिपीट कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, क्या किसी प्रॉपर्टी की एनएवी माइनस में हो सकती है क्या। प्रॉपर्टी की एनएवी जीरो तो हो सकती है, हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाई कर लेते हो उसकी एनएवी जीरो होती है। तो प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन की वजह से सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, उसकी एनएवी जीरो होती है। लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी एनएवी माइनस में आ रही है, क्या पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। कैसे, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी जीएवी आई मान लो 1,00,000 रुपए या 1,20,000 रुपए, जीएवी में से हमें म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन देनी है। यहाँ पे पहले हम लोग अनरिलाइज रेंट की डिडक्शन भी देते हैं। मान लो कि 60,000 का किराया अनरिलाइज रह गया, तो 60,000 की डिडक्शन तो ये मिल गई। म्युनिसिपल टैक्स बाकी था 2-3 साल का, एक साथ पेमेंट हो गया 80,000 रुपये का, की डिडक्शन मिल जाएगी, तो ये डिडक्शन हो जाएगी 140। और 1,20 में से अगर 140 की डिडक्शन हुई तो ये जो आंसर है ये आपका माइनस में आ जाएगा और एनएवी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो एनएवी नेगेटिव हो सकती है कब, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी कभी नेगेटिव नहीं होती। एनएवी तब नेगेटिव होती है जब प्रॉपर्टी किराए पे दी हो और उसके अंदर से जो डिडक्शन है वो जीएवी की वैल्यू से ज़्यादा आ सकती है। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये आप ध्यान रखना कि एनएवी नेगेटिव हो सकती है बट नॉट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो देखो, यहाँ तक आते आते हमारी जो अनलाइज रेंट की डिडक्शन है वो हमने ठीक से पढ़ ली, और साथ में हमने म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन भी पढ़ ली। यहाँ पे आप देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, डिडक्शन फ्रॉम जीएवी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टू कंडीशन। पहला, इट शुड बी बॉन्ड बाय द एसएससी, मतलब ऑनर ने खुद पे किया हो, एंड इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के दौरान इसका पेमेंट हो जाना चाहिए। The deduction will be allowed in the year of payment, irrespective of the previous year in which the liability to pay such taxes arises. जिस ईयर के अंदर ये पेमेंट किया उस साल के अंदर डिडक्शन मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि म्युनिसिपल टैक्स इस साल का है या पुराना है या अगले साल का, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, द जिसकी एनुअल वैल्यू नील होती है, द डिडक्शन
शैल नॉट बी अलाउड। ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसकी जीएवी जीरो नहीं मानते हम उसकी एनएवी जीरो मानते हैं। एनएवी जीरो मानने का मतलब है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। अब इस प्रॉपर्टी का, इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा बचता है जो हमारे लिए है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ये 24 की जो डिडक्शन है ये अपने आप में एक ठीक ठाक एरिया कवर करती है, तो इसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और अगले सेशन में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। रिवीजन करके मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स अ लॉट।